हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं ट्रेंड एनालिसिस PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि एक ऑप्शनल है, उसके ट्रेंड एनालिसिस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यानी उसमें प्रश्न जिस तरह से पूछे जाते हैं उनकी दिशा और दशा क्या होती है, किस टॉपिक को UPSC टच करती है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी होती है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है अन्य ऑप्शनल की तरह से PSIR में भी 8 क्वेश्चंस होते हैं। इन 8 में से 5 करना होता है और PSIR में अन्य ऑप्शनल की तरह ही 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। पहले ऑप्शनल 600 अंक के हुआ करते थे, लेकिन अरुण इग्वेकर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 2013 से ये 500 अंक के होने लगे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो नया सिलेबस है उसमें ऑप्शनल को 500 अंक का कर दिया गया है। हालांकि आज भी बच्चे ज़्यादा जोर मारा करते हैं ऑप्शनल पर ही, भले ही GS को वेटेज दिया गया हो, एक ऐसे का भी पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी 5 पेपर तो कंपलसरी कर दिया है, एक ऐसे का, 4 GS का, 2 ऑप्शनल में आपको देना हो तो आपकी अपनी मर्जी है। और फिर इंग्लिश भी कंपलसरी, एक अनुसूची 8 में से किसी और भाषा का चयन करना होता है। दूसरे शब्दों में भाषा का जो पेपर होता है, लैंग्वेज का जो पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। जनरली 25% कट ऑफ रखा जाता है। 25% पाने वाला व्यक्ति जो है वो शेष पेपर देने लगता है, उसका मार्कशीट ब्लैंक नहीं आता। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं, तब जा कर के मुख्य परीक्षा में जब आप जाते हैं तभी जा कर के आप इन सब चीज़ों को फेस करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जयद्रथ है, जो कि एक दिन में सारा खेल बिगाड़ सकती है और बना भी सकती है कुछ समय में। यानी 2-2 घंटे के, मान लीजिए 2 पेपर होते हैं, 4 घंटे में ही वो सारा खेल बना सकती है, सारा खेल बिगाड़ सकती है। अब ऑप्शनल का कोई प्रीलिम्स में रोल तो है नहीं, GS का ही रोल है। GS पेपर 1 और CSAT पेपर 1 कहते हैं एक्चुअली उसको, और CSAT पेपर 2, यानी जो इवनिंग सेशन में 2 से 4 होता है। जनरली वो CSAT क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पर सबसे ज़्यादा बल होता है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग पर बल होता है, डिसीजन मेकिंग पर बल होता है और कम्युनिकेशन स्किल पर बल होता है। उसके बाद से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत ही कम क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसे रीजनिंग से संबंधित 2-3 क्वेश्चन वो आ जाते हैं। कुल मिला के 80 क्वेश्चन में से 9-10 क्वेश्चन में ही समेट देती है UPSC। अंग्रेजी तो पहले ही हटा रखा है, अंग्रेजी का कोई इसमें पैसेज तो आता नहीं है, ना कुछ और आता है। वो तो स्टूडेंट की मांग पर मोदी सरकार ने 2015 में ही रिमूव कर दिया था। खैर, अब हम चलते हैं ट्रेंड एनालिसिस की ओर। तो PSIR में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हर पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। हर पेपर का पहला जो क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ से सेक्शन बी शुरू होता है, ये दोनों कंपलसरी होते हैं। इसमें 5 सब क्वेश्चन होते हैं, ABCDE करके दिया रहता है, दी रहती है UPSC। प्रत्येक पर 150 शब्द में कमेंट करना होता है। हालांकि जो 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर होते हैं वो भी ABC में बटे होते हैं। जनरली ये 15 मार्क्स के होते हैं और 250 शब्द में इनको कमेंट करना होता है। कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका 6, 7, 8 भी होता है, लेकिन UPSC कहती है कि 2 कंपलसरी ही है, इससे काम नहीं बनता। यानी कि 3 अभी बचते हैं, 3 में से आप किसी भी सेक्शन से तीनों नहीं करेंगे, 3 में से एक जरूर आप दूसरे सेक्शन से करना होगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर आपको आता भी है तो भी शर्त लगाने के हिसाब से एक सेक्शन से 2 आपको करना ही करना है, एक सेक्शन से 3 आप कर सकते हैं। 180 मिनट मिलता है, यानी 3 घंटे, उसी में आपको चीज़ें करनी होती हैं। जो सेक्शन ए होता है पेपर फर्स्ट का, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछता है, टर्म्स ज़्यादातर पूछता है।
कभी कभी कुछ विद्वानों के मत को, जैसे हॉब्स का ये सिद्धांत पूछ दिया है कि भाई मान लीजिए हम प्रकृति की स्थिति में फिर से लौट जाएं और रहना चालू कर दें, तो जो हमारे इन्नेट प्री डिस्पोजिशन यानी जन्म के समय जो प्रवृत्ति बनी थी, जो प्रकृति में, यानी प्रकृति में जाने का मतलब क्या, कपड़ा कपड़ा धपड़ा जो है सब फेंक करके नंग धड़ंग रहना, दूसरे शब्दों में पशु की तरह से रहना। और आजकल जो है पश्चिमी सभ्यता कुछ मामलों में वाइल्ड लिविंग की ओर अग्रसर हो भी रही है, भले ही वो अपने आप को सभ्य कहती हो। और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के तहत ये पूरा फैलता जा रहा है, उन देशों में भी आ रहा है जहाँ का कल्चर इससे मेल नहीं खाता रहा है। भारत उसका एक उदाहरण है। भारत में पहले ना तो हिप्पी कल्चर था, ना जीन्स का कल्चर था, ना ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर था, ना तो डेटिंग साइट का कल्चर था। अब आज की डेट में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, आज भी गांव में तो नहीं, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या मेगापॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बॉम्बे को मुंबई कर दिया गया है, कोलकाता और चेन्नई, और हैदराबाद, बेंगलोर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि लखनऊ को भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह के जो मेगापॉलिटन शहर हैं जो अब बड़े आकार लेते जा रहे हैं, वो मेट्रोपॉलिटन से बदल गए हैं। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें बखूबी देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ एक्विंटेंस यानी जान पहचान का रोल कम होता जाता है। मोहल्ले में बगल वाला भी आपको नहीं जानता है। इसका पूरा लाभ वहाँ के लोग उठाते हैं, और आप बाहर की चीज़ों के, बाहर की दुनिया से संपर्क करके या उसी शहर के बाद दूसरे मोहल्ले के लोगों से संपर्क करके अपने पास बुलाते या उनके पास जाते हैं, और फिर अपना पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से जीवन जीते हैं। खैर, हम उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में थिंकर्स, आइडियोलॉजीज, अप्रोचेज। थिंकर चाहे इंडियन पॉलिटिकल थाट से रिलेटेड हो या वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स हो। अब जैसे भारत में कुछ तो धर्मशास्त्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कौटिल्य से रिलेटेड, कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार आते हैं, वो तो देखने पेपर देख लेना पड़ेगा। भाई पिछले 5 साल में अगर इस टॉपिक को टच कर दिया है, हर टॉपिक को टच कर दिया है जनरली, पहले के क्वेश्चन में भी, तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी किसी भी टॉपिक को बेकार नहीं मानती है। जिस टॉपिक को उसने टच नहीं किया है पिछले 5 सालों में, उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या जिसको बिल्कुल ही टच नहीं किया उससे तो बिल्कुल ही आने की संभावना रहती है। उस पर आप विस्तृत नोट्स बना दीजिए, उसके डायमेंशंस को एक्सप्लोर करिए, अपने टीचर के साथ मिलकर कितने तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, और फिर उस पर लिख डालिए। जब तक आप 1000 पेज बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक आपको रियल एग्ज़ाम में लिखना नहीं आएगा। यही ट्रेंड एनालिसिस है। पेपर फर्स्ट में आप थिंकर्स को देते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को, जैसे न्यू लिबरलिज्म पर मान लीजिए लिखने को दे दिया, या फेमिनिज्म पर लिखने को दे दिया, आया ही है, कई बार आया है। अब जैसे मान लीजिए 2022 का ही लेटेस्ट आप ले लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सिस्टम अप्रोच है, उसमें कल्चरल रिलेटिविज्म है, इस तरह की चीज़ें। पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी इस तरह से पूछा हुआ है पहले, जो डेविड ईस्टन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। खैर, मोटे तौर पर जो भी थियोरेटिकल आस्पेक्ट हैं, चूँकि 150 शब्दों में ही लिखना है, तो ज़्यादा पवारा आप बांध नहीं सकते, तो इसी तरह के टॉपिक का भी चयन करना है जिनको 150 शब्दों में लिखा जा सके। ज़्यादातर संभावना रहती है कि टर्म्स पर क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है, ये फर्स्ट पेपर में ही पूछेगी। फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी में पूछेगी, जो मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सेक्शन है, उसमें पूछ सकती है। और पेपर फर्स्ट में जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म बताया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो दोनों में कॉमन है, एफर्मेटिव एक्शन भी कॉमन है, ये दोनों चीज़ें पूछ सकती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जनरली एफर्मेटिव एक्शन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में ही चित्रित किया जाता है, या सिस्टम अप्रोच, या बिहेवियरल अप्रोच, या पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, इस तरह की चीज़ें यूपीएससी पूछती है। यानी
ज़्यादातर जो है टर्म्स को डिफाइन करने के लिए पूछती है क्वेश्चन नंबर 1 में। यही स्थिति क्वेश्चन नंबर 5 में होती है। उसमें जो थिंकर्स होते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के प्रति अप्रोच रखने वाले, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हो, चाहे रियलिस्ट हो, चाहे आइडियलिस्ट हो, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछती है। अब ग्लोबलाइजेशन भी एक सिद्धांत बन गया है। अली फरजमंद अहमद ने इसको एक थियरी के रूप में डेवलप कर दिया है। वो अमेरिका में एक कॉलेज के प्रोफेसर एंड हेड हैं। तो मोटे तौर पर आप फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके असर को दिखाने को पूछ सकता है। इन सभी चीज़ों को 150 या 250 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। जनरली ये 150 शब्द में ही लिखने के लिए आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ABCDE में ही रहते हैं। या गाल्टुंग का सिस्टम अप्रोच पूछ सकता है इस तरह से करके, या हर्बर्ट साइमन, रोस्को मार्टिन इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन देते हैं ताकि 150 शब्द में आप इन चीज़ों को व्यक्त कर सकें। और वो मोटे तौर पर इसेंसी जिस्ट ही देखते हैं, यानी आप टॉपिक समझते हैं नहीं समझते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि आपकी जानकारी कितनी है, आप जो टॉपिक दिया गया है उसको आप ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन में टॉपिक की इम्पोर्टेंस को ही हाईलाइट करना चाहिए, फिर डेटा दे करके उसको एक्सपेंड करिए, फिर उसके अच्छे और बुरे पहलू का मूल्यांकन करिए। अगर इवेलुएट करना है तो ज़्यादातर अच्छे पहलू का चित्रण करिए, उसके नेगेटिव पहलू के बारे में कम बताइए, और फिर कंक्लूजन भी जो ड्रा करिए वो पॉजिटिव करिए। लेकिन अगर उसने क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली इवेलुएट कर दिया है तो न केवल आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव को बैलेंस भी करना है, बल्कि विद्वानों के मत भी देना है। दूसरे शब्दों में अगर कोई विचारधारा है तो उसके आलोचकों का नाम भी देना है और उसके समर्थकों का नाम भी देना है, और फिर जो कंक्लूजन ड्रा करना है उसमें दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को संतुलित करना है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो सेकंड पेपर का सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, यानी एक में तो 5 सब सेक्शन ABCD उसमें भी होते हैं, उसमें भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से दूसरे के ABC, तीसरे के ABC और चौथे के ABC, जिनको 15 शब्द में कुछ क्वेश्चन में 15 मार्क्स का, कुछ क्वेश्चन को 20 मार्क्स के हिसाब से यानी 250 शब्दों में लिखना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन 250 शब्द के ही रहते हैं, फुल लेंथ यानी 600 शब्द के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। चूँकि वो सब सेक्शन कर देता है तो 250 का अगर आप 3 क्वेश्चन करिएगा ABC तो 750 शब्द हो जाएगा, कम तो होता नहीं है। मोटे तौर पर एक क्वेश्चन जो है 750 शब्द का हो ही जाएगा। 200 का अगर पूछता है तो 600 शब्द का हो जाएगा। ये शब्द सीमा आप जरूर देख लीजिएगा, वो उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है। तो पेपर सेकंड का जो सेक्शन ए होता है वो थियोरेटिकल होता है, ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। जैसे पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए होता है, उधर जैसे पेपर फर्स्ट का सेक्शन बी होता है जिसमें थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरह से इधर भी सेक्शन बी में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं पेपर सेकंड में। और इंटरनेशनल रिलेशंस किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। परेशानी तो एक्चुअली कुछ थिंकर्स में, सभी सारे थिंकर्स में नहीं, जैसे कार्ल मार्क्स पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, इसी प्रकार से पोस्ट बिहेवियरल थियरी पढ़ने में, लिबरलिज्म पढ़ने में, आइडियलिज्म पढ़ने में, रियलिज्म पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हैंस मार्गेंथो वगैरह का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वहाँ चॉइस बच्चों की होती है, लेकिन आपको पढ़ना सब है। कारण ये कि जो चीज़ें आपको बोर करती हैं वहाँ भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि UPSC को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो किसी खास काम से बोरियत इनको। भाई आपको मधुमक्खी विभाग भी संभालना है, शुगर का विभाग भी संभालना है, हिल डेवलपमेंट बोर्ड भी संभालना है, ज़िला भी संभालना है, सब संभालना है। जैसे हमारे एक परिचित थे दीनानाथ श्रीवास्तव, उनसे CM नाराज़ हो गया तो उनको हिल डेवलपमेंट बोर्ड का स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया।
उस समय बेचारे को, अब डीएम थे तो उनके डिस्पोजल पर पूरे ज़िले की गाड़ियां रहती थी। जब स्पेशल सेक्रेटरी बना दिए गए तो उनके डिस्पोजल पर अपनी ही गाड़ी नहीं थी। उनका चपरासी स्कूटर से लाता ले जाता था ऑफिस। ठीक है, अगर उनकी गाड़ी समय पर नहीं आई, एक कार मिली हुई थी उनको, लेकिन वो कंबाइंड थी, यानी दूसरे सेक्रेटरी भी उससे आ जा सकते थे। अब पता चला इन्होंने भेज दिया किसी के परिवार के लिए या किसी व्यक्ति को आने जाने के लिए, तो अपने ऑफिस भी टाइम से पहुंचना है, चूँकि रिव्यू मीट करना है किसी मिनिस्टर को। तो पता चला कि स्कूटर से स्टेनोग्राफर या चपरासी ऑफिस लेके जा रहा है, शाम को वापस भी लेके आ रहा है, वही हालत है। क्योंकि गाड़ी इनके घर पर आई तो, लेकिन लेट से आई। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं, इसीलिए ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो सीएम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि वो मलाईदार पोस्ट चाहते हैं। और मलाईदार पोस्ट तभी मिलेगा जब सीएम का स्वीट विल होगा, जब वो खुश होगा। और खुश रखने के लिए उसकी खुशामद करना जरूरी होता है तो इंसान वो भी, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई भगवान है। भगवान को भी अपनी भक्ति पसंद है। उसी प्रकार से भक्ति भाव आप किसी के प्रति दिखाएंगे, ब्यूरोक्रेसी को भी, नेताओं की, खास करके जो सत्तारूढ़ नेता होते हैं, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है। आपने देखा ही कि किस प्रकार से कुछ ब्यूरोक्रेट तो खुल्लम खुल्ला करना चालू कर देते हैं। अभी कुछ साल, एक साल पहले की बात है, यानी 2 साल पहले, 2022 की बात है आप कह सकते हैं, या 2020-21 की बात है। गुप्तेश्वर पांडे, यानी कोरोना पीरियड की बात है, जब गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी थे, सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, और उन्होंने नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और उधर सुशांत सिंह राजपूत, जिसके पता नहीं हत्या हुई थी कि उसने आत्महत्या किया था बॉम्बे में, सीबीआई जांच का आदेश तो बाद में दिया था सरकार ने, लेकिन उससे अभी तक वो पर्दा पड़ा ही हुआ उस पर, उसमें कुछ आया नहीं। और एक बंगाली महिला थी जो कि, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने ही नशा देना चालू कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत को, जिससे उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। रिया चक्रवर्ती नाम था उनका, और वो बाद में उसने सुसाइड कर लिया। अब सच्चाई क्या है, उसमें सालियान का भी एक केस आया था, जिसमें उद्धव ठाकरे के लड़के के नाम को भी घसीटा गया था। उस समय वहाँ के करमबीर सिंह जो है, वो पुलिस कमिश्नर थे बॉम्बे के, वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे। बाद में जब उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया, होमगार्ड का डीजीपी बना दिया, होमगार्ड का डीजी बना दिया, सॉरी, तो वो उनके खिलाफ हो गए और सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटिशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया, भाई ये सरकार का विशेष अधिकार है कि वो आपको आपका ट्रांसफ़र करे, साथ ही आपको सस्पेंड करे या आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। ये सरकार का विशेष अधिकार है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली थी। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कई बार ब्यूरोक्रेट जो है, जो प्रशंसक होते हैं नेताओं के, वो बाद में उन्हीं नेताओं की आंखें किरकिरी हो जाती। हालांकि ऐसा हमेशा होता नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो ममता बनर्जी के आंखों के तारे हो गए, और वो आज भी उनके एडवाइज़र ग्रुप में रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ बने हुए हैं। जब वहाँ 16/5/2021 में चुनाव हुआ था, मई में रिजल्ट आया था, तो उस समय केंद्र सरकार ने सोचा था कि उनको दिल्ली बुला करके प्रताड़ित किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने रिलीज ही नहीं किया था। ये फेडरल ढांचा है, और भले ही एक बार पत्नी, यानी जो आपकी पत्नी है, वो अपने मायके से ससुराल चली जाती है, तो भले ही मायके वालों ने उसे 25 साल 26 साल पाल पोस करके बड़ा किया, लाड़ प्यार दिया, लेकिन एक बार जब ससुराल चली जाती है तो वो पति के डिस्पोजल पर हो जाती है, और पति और अपने ससुराल वाले जैसा उसको कहते हैं, जैसे उसको रखना चाहते हैं वैसे ही वो रहती है, वैसे ही वो करती है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आईएएस काडर में जो काडर अलॉट शब्द लगा हुआ है, वो वास्तव में राज्य के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि केंद्र का उनको आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग होते हैं, उनका कोई काडर होता नहीं। वो प्रतिनियुक्ति यानी ऑन डेपुटेशन जाते हैं 5 साल के लिए जनरली,
अगर वो मैदानी इलाके से हैं तो 5 साल, अगर वो पहाड़ी इलाके से हैं तो 7 साल तक केंद्र में काम कर सकते हैं। उनका सेवा विस्तार भी किया जा सकता है अगर राज्य सरकार सहमत है केंद्र सरकार के साथ। और इसीलिए राज्यों में केंद्र चाहता है कि उसकी पार्टी सत्तारूढ़ रहे, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्यूरोक्रेसी के मामले में एक फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें आपको पेपर फर्स्ट के सेक्शन बी में पढ़नी होती हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा समझना होता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेक्शन बी में समझना होता है पेपर सेकंड में, जिसमें ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, यानी जो हो रहा है वर्तमान में घटित उस पर ज़्यादा चर्चा करनी पड़ती है। हालांकि सिलेबस में आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी है, यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम भी है, और भी उसमें ग्लोबल तमाम एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन मोटे तौर पर आपको यानी उसमें रीजनल या न्यू रीजनल बॉडीज़ का भी जिक्र है। तमाम इस तरह के अन्य बायलैटरल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स का जिक्र है, जैसे आसियान का, जिसका या सार्क का, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। बहरहाल मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जो इस समय घटित हो रहा है, जैसे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, कहा जा रहा है ईरान भी जल्द ही इजराइल पर अटैक करने वाला है। हालांकि अब ये बात पुरानी हो गई, 1 महीना पहले काफ़ी चर्चा थी। उसने अटैक तो नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही हम अटैक करेंगे अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर देगा, और आज भी अमेरिका ज़्यादा ताकतवर है। तो कहीं ईरान अगर पराजित हो गया तो हिजबुल्लाह और हूती, जो कि यमन से इजराइल के खिलाफ कारगुजारी करते रहते हैं, वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, चूँकि उनको वैचारिक और भौतिक तरीके से समर्थन ईरान ही देता है। तो अब तो हमास को भी उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जो एक कट्टर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसका समर्थन पहले सऊदी अरब किया करता था। अब टर्की ज़्यादा लालायित रहता है समर्थन देने के लिए। लेकिन चूँकि अर्दोगन साहब जो टर्की के नए नए क्या पुराने प्रेसिडेंट हैं, अभी दोबारा तिबारा जो है फिर से प्रेसिडेंट होकर गए हैं। रेसेप तैयब अर्दोगन उनको कहा जाता है। कुछ लोग रेसेप पढ़ते हैं, कुछ लोग रेसेप पढ़ते हैं। RECEP रेसेप तैयब अर्दोगन, ERDOGEN, तो ये उनका पूरा नाम है। तो कुछ लोग रेसेप पढ़ते हैं, कुछ लोग रेसेप पढ़ते हैं। तो वो आजकल देख रहे हैं ज़्यादा इस्लामिक रूप से अपने को कट्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो पहले कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, उसमें सऊदी अरब को कमज़ोर करना चाहते हों और ख़ुद को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा अलंबरदार लीडर के रूप में दिखाना चाहते हो। खैर जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ती हैं सेक्शन बी में पेपर सेकंड के, चूँकि वो पूरी तरह से ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट यानी इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित है। थियोरेटिकल चीज़ों का रोल इसमें कम है। उदाहरण के लिए इसमें ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो GS पेपर सेकंड, जो कि पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, IR जैसे सेगमेंट आते हैं। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही का हिस्सा है। इसमें 8 मेजर टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद जो है सोशल जस्टिस है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है। सोशल जस्टिस से 2 क्वेश्चन आते हैं। गवर्नेंस भी है। गवर्नेंस भी 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 में से 4 क्वेश्चन हटा दीजिए और 16 में से 4 क्वेश्चन आप मान लीजिए आए इंटरनेशनल रिलेशंस के। तो 11-12 क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से ही संबंधित होते हैं। और इसमें 8 मेजर टॉपिक होते हैं। एक गवर्नेंस और गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ लेंगे, या सोशल जस्टिस को भी जोड़ लेंगे, तो ये 10 मेजर टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस को इसमें ना शामिल करिए, केवल गवर्नेंस को शामिल करिए। अगर रेगुलेटरी बॉडीज़ वगैरह को भी शामिल कर लेते हैं, दोनों में, कॉमन गवर्नेंस में भी इसमें भी, तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 10 ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको कवर करना ज़रूरी होता है। तो ये जो लोग PSIR पढ़ते हैं उनको बहुत लाभ होता है, न केवल GS पेपर सेकंड में बल्कि essay में भी। सेक्शन A, सेक्शन B तो फिलोसॉफिकल होता है
और उसे एक क्वेश्चन करना अनिवार्य कर दिया है यूपीएससी ने। पहले वो केवल ऑप्शन के रूप में देती थी, लेकिन अनिवार्यता नहीं रखती थी, अब तो कंपलसरी कर दिया है। और सेक्शन ए में इकॉनमी से, पॉलिटी से, आईआर से, इन सब से रिलेटेड चीज़ें टॉपिक पर क्वेश्चन ऐसे लिखने को आता रहता है। तो पॉलिटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से सीधा फ़ायदा आपको ऐसे में भी मिलता है। इंटरव्यू में तो 80% क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस के एनालिसिस पर ही आधारित होते हैं, तो इंटरव्यू में तो भारी भरकम फ़ायदा मिलता है। ये पॉलिटी पढ़ने से आपका दिमाग इन सब चीज़ों के लिए खुल जाता है, काफ़ी लाभ, इसीलिए PSIR इतना लोकप्रिय विषय हो गया है। उम्मीद है इस ट्रेंड एनालिसिस से आप सेटिस्फाई होंगे। जिस प्रकार आज जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के अतिरिक्त अन्य क्वेश्चन में ABC 3 सब क्वेश्चन होते हैं, जिनको 15 अंक या 20 अंक के हिसाब से 250 शब्द, मोटे तौर पर आप मान के चलिए 200 से 250 शब्द में लिखना होता है। वही स्थिति आपके पेपर सेकंड में भी होती है। उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 के अतिरिक्त जो क्वेश्चंस होते हैं, उधर 2 3 4 इधर 6 7 8, उसमें भी ABC करके सेक्शन रहता है। और वहाँ भी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं या छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उन पर देखने को आता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसका इम्पैक्ट भारतीय समाज पर या भारतीय प्रशासन पर क्या पड़ा, ये पूछा हुआ यूपीएससी ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसको आपको या कंपेरेटिव पॉलिटिकल अप्रोच पूछ देगा या कुछ और पूछ देगा। ये पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए की बात मैं कर रहा हूँ। सेक्शन बी में तो ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड चीज़ों पूछता है, और वो उसमें वही चीज़ें डालता है जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल स्तर पर हो सकता है। उसमें फेमिनिज्म वगैरह भी आते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी आते हैं। उसमें ऐसा नहीं, कई बार जो है वो ऐसी चीज़ें पूछ देता है जो पेपर फर्स्ट से उठा करके दी गई रहती हैं। जैसे मार्क्सिस्ट अप्रोच पूछ देगा टू अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल कंसर्न्स या ग्लोबल ट्रेंड्स या इंटरनेशनल रिलेशंस, इस प्रकार से करके पूछ देगा, ठीक है। फिर उसके बाद से कभी सार्क पर क्वेश्चन पूछ दिया, कभी आसियान पर पूछ दिया, कभी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर क्वेश्चन पूछ दिया, सैन फ्रांसिस्को चार्टर पर पूछ दिया, कभी जो है वो आप नॉन अलाइन मूवमेंट पर पूछ दिया। इस तरह से करके कभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नए रीजनल बॉडीज़ हैं, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF पर क्वेश्चन, या G20, ये सभी सिलेबस में है। G20 भी ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है, इस पर उठा करके क्वेश्चन पूछ दिया। इस प्रकार से ये रोटेट करते रहते हैं, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन 150 शब्द में जिसमें लिखा जा सकता है, वो उठा करके क्वेश्चन नंबर 5 में ABCDE के रूप में पूछ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे जो छोटी छोटी ग्रुपिंग हैं उनको भी नज़रअंदाज न करें। उनके मेन थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव मेन थीम में आता है भाई इसका गठन क्यों किया गया, और इसके साथ साथ इसके मैंडेट यानी क्या क्या इसको करना है, इसका मेन फंक्शन यानी ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो होता है वही मेन थीम होता है, उसी पर आपको चर्चा करनी होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे काफ़ी। कल फिर आज हमने एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया था, बहुत पहले, वो दोपहर के पहले ही बना दिया था, उसको अपलोड भी कर दिया है। इस लेक्चर को भी हम अपलोड कर देंगे। और जब आप लोग पढ़ने के लिए आएंगे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ऐसी दशा में फिर हम स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करेंगे। अभी मेरे पास वो नहीं है, स्मार्ट बोर्ड या लैपटॉप दोनों की मदद ले हमारे पास पेन टैब है, लैपटॉप है, जो कि पहले भी हम पढ़ाए हुए हैं बच्चों को, तो इस प्रकार से इनकी मदद भी ली जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप एडमिशन लें। आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन एडमिशन की फ़ीस कम होती है, हम लोगों ने 20,000 रुपये ही रखा है ऑप्शनल के लिए, जबकि आप बाहर एडमिशन लेंगे ऑफलाइन में तो इतनी क्वालिटी भी हो सकता है आपको ना मिले, ना तो आपको PPT मिलेगा, हो सकता है वो ऐसे नोट्स मिलें जो किताबों से टिपे गए हों, ठीक है, यानी टीचर के दिमाग की उपज नहीं होगी। और
मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वहाँ फीस भी ज़्यादा रहती है, 60 से 62,000 63,000 फीस लोग ले लेते हैं। तो जाहिर है 20,000 उसका 1/3 है, इसमें ही आप ऑप्शनल की पूरी तैयारी कर लेंगे। जीएस में आईआर की फ़ीस हमने कम ही रखा है, 2,000 रुपये रखा है। पॉलिटी की थोड़ा ज़्यादा रखा है, उसके लिए 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी का सेगमेंट बड़ा है। गवर्नेंस का भी 2,000 है, सोशल जस्टिस का भी 2,000 है, यानी 2-2 हज़ार में आप मॉड्यूल भी पढ़ सकते हैं कोई भी। इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ तक इंडियन इकॉनमी भी, वो भी 5,000 रुपये का है, लेकिन इंडियन इकॉनमी भी मॉड्यूल के रूप में आप पढ़ सकते हैं। मैं एमए इकोनॉमिक्स से ही हूँ, और बाद में इग्नू से मैंने पीएसआईआर से रिलेटेड एमए किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया। तो इस प्रकार से मैंने महारत हासिल की पीएसआईआर पढ़ाने की। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर